Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह, सहायक प्राध्यापक विधि एवं शासन प्रणाली पीठ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया। मेरे द्वारा प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम का शीर्षक है वैदिक पद्धति, लीगल मेथड। और इस पाठ्यक्रम में जो व्याख्यान लेकर के आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ, उस व्याख्यान का शीर्षक है भारत में न्यायिक व्यवस्था और उसका कार्य। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक समाज में, प्रत्येक राष्ट्र में एक न्यायिक व्यवस्था होती है और न्यायिक व्यवस्था एक कुछ सिद्धांतों पर कार्य करती है, जिसके माध्यम से उस राज्य में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में एक सहयोग प्राप्त होता है। इसी संदर्भ में हम भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जानने का प्रयास करेंगे। व्याख्यान का उद्देश्य, इस व्याख्यान का उद्देश्य है प्राचीन काल में न्याय प्रशासन की अवधारणा को समझना। कैसे प्राचीन समय में जो न्याय प्रशासन की अवधारणा थी वो आज के न्याय प्रशासन की अवधारणा से भिन्न थी और कैसे वह उत्तरोत्तर विकसित होती है, उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। इसके पश्चात हम भारत में आधुनिक न्याय प्रणाली की जो व्यवस्था है उसके विकास को जानने का प्रयास करेंगे, उसके व्यवस्था को जानने का प्रयास करेंगे। इस व्याख्यान में हम भारत में संघीय न्यायालय प्रणाली की जो व्यवस्था रही हुई है उसको भी जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। इस व्याख्यान में हम संविधान के अंतर्गत जो वर्तमान न्यायिक प्रणाली भारत में स्थापित की गई है, उस वर्तमान न्यायिक प्रणाली को जानने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात इस व्याख्यान में हम सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, उसका क्षेत्राधिकार, राज्यों में उच्च न्यायालय की संरचना, उसके क्षेत्राधिकार और उच्च न्यायालय की अतिरिक्त शक्तियों को जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ भारतीय संविधान के तहत अतिरिक्त जो अधीनस्थ न्यायालय की स्थापना की जाती है, उन अधीनस्थ न्यायालयों की जो संरचना और क्षेत्राधिकार है, उसको जानने का प्रयास इस व्याख्यान में किया जाएगा। जब हम आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में नियम बनाने, नियम के कार्यान्वयन और नियम के निर्वचन के लिए, नियम की व्याख्या के लिए राज्य के 3 अलग अलग अंगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य का एक अंग, जिसे हम विधायिका कहते हैं, उसे विधि का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। दूसरा अंग, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, उसे विधि के कार्यान्वयन की शक्ति प्राप्त है। और तीसरा अंग, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं, उसे विधि का निर्वचन या व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है। और हम जानते हैं कि एक न्यायपालिका जो विधायी और कार्यकारी शक्ति के मनमाने प्रयोग से स्वतंत्र है और उस पर नियंत्रण रखती है, संवैधानिक सरकार की एक अनिवार्य विशेषता है। जब भी हम एक राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं जहाँ पर शासन को सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता है, वहाँ पर एक न्यायपालिका का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वहाँ उत्पन्न होने वाले विभिन्न विवादों और अन्य विवादों से निपटने के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। ऐसे में उस न्यायपालिका का विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र होना भी बहुत आवश्यक है। इस संदर्भ में हमने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत पढ़ा है और शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत में राज्य के इन तीनों अंगों को अलग अलग शक्तियां प्राप्त हैं और यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी अंग राज्य के दूसरे अंग के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप ना करे और इस तरह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। क्योंकि न्यायपालिका पर जो एक उत्तरदायित्व सौंपा गया है, वह उत्तरदायित्व है
जो राज्य में उत्पन्न हो रहे विवाद हैं उन विवादों का निपटारा करना। इस संदर्भ में न्यायपालिका इस बात के लिए अंतिम मध्यस्थ होता है कि संविधान का क्या अर्थ है। संविधान के निर्माण के पश्चात अगर संविधान के किसी उपबंध को लेकर के, उसके किसी प्रावधान को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे में जो एक अधीनस्थ की भूमिका निभाई जाती है वह न्यायालय के द्वारा निभाई जाती है, और न्यायालय ये बताता है कि उस संविधान के प्रावधान का क्या अर्थ है, उसकी क्या व्याख्या की जा सकती है। इस तरह से किसी भी आधुनिक शासन प्रणाली में, राजनीतिक प्रणाली में न्यायपालिका का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जब हम संघीय व्यवस्था की बात करते हैं तो न्यायपालिका संघ और उसकी घटक इकाइयों के बीच, जिसे हम राज्य कहते हैं, राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम संघ की बात करें तो संघ में एक तरफ केंद्र सरकार होती है, दूसरी तरफ राज्य होते हैं, जिनके बीच में विभिन्न विषयों को लेकर के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे में अगर इन विवादों का त्वरित गति से और उचित निपटारा न किया जाए तो वहाँ पर जो संघीय व्यवस्था है उस व्यवस्था के प्रति एक रोष पैदा होगा, एक असंतुष्टि पैदा होगी और वह व्यवस्था अग्रसर नहीं हो पाएगी। ऐसे में न्यायपालिका की भूमिका इस संघीय व्यवस्था में अपरिहार्य हो जाती है। न्यायालयों के अत्यधिक महत्व को देखते हुए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय विभिन्न राष्ट्रों में किए गए हैं। एक अधीनस्थ की भूमिका निभाने के लिए, एक प्राधिकारी की भूमिका निभाने के लिए जो विवादों का निपटारा करता है उसका स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है, और इस स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए भारत में भी भारतीय संविधान के अधीन विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। आधुनिक भारत में जो न्यायिक प्रणाली है इसको समझने से पहले हम प्राचीन भारत में जो न्यायिक प्रणाली रही हुई है उसको समझने का प्रयास करते हैं, तत्पश्चात हम आधुनिक प्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारत में जो अधिकांश राजाओं की अदालतें थी वो अदालतें सामान्यतः धर्म के अनुसार न्याय किया करती थी, और शाश्वत विधियों का एक समूह जीवन के 4 चरणों, 4 आश्रमों में निभाए जाने वाले व्यक्तिगत कर्तव्य और व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता था। अर्थात उस वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के आधार पर यह निर्धारित किया जाता था कि किसी व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, और कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे एक विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, और उसके निपटारण के लिए धर्म पर आधारित अदालतों की व्यवस्था थी, धर्म पर आधारित न्यायालयों की व्यवस्था थी। प्राचीन काल में न्याय प्रशासन धार्मिक विधियों, धर्म या परंपरागत विधियों पर आधारित हुआ करता था, और मुख्य रूप से यह धार्मिक विधियों पर आधारित हुआ करता था। प्राचीन काल में न्याय की अवधारणा धर्म के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई थी और सामाजिक रूप से स्तरीकृत जाति समूहों के निर्धारित मानदंडों में अंतर्निहित थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो न्याय की अवधारणा है वह प्राचीन समय में न्याय की अवधारणा धर्म के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है, अर्थात ऐसी स्थिति में जो न्याय निर्णय किया जाता था वह धार्मिक आधार पर किया जाता था। इसके साथ ही साथ प्राचीन भारत में जाति पंचायतें स्थानीय स्तर पर न्यायपालिका की भूमिका निभाती थीं, जो राजाओं द्वारा बनाए गए धार्मिक विधियों से बधी होती थीं। अर्थात स्थानीय स्तर पर जाति पंचायतों द्वारा न्याय निर्णयन का कार्य किया जाता था, लेकिन उनके लिए आवश्यकता यह थी कि वह उन्हीं विधियों का, धार्मिक विधियों का पालन करेंगे जिसके लिए निर्देश राजा से प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात जब हम मध्यकाल की बात करते हैं तो मध्यकाल में राजा कोई गलत काम नहीं कर सकता है, ऐसी एक युक्ति प्रचलन में थी। किंग कैन डू नो रॉन्ग,
राजा गलत नहीं हो सकता या फिर राजा से गलती नहीं हो सकती। और इस कहावत को लागू किया गया था और राजा ने न्याय प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा को विधि बनाने, विधि के कार्यान्वयन और विधि के निर्वचन की एक असीमित शक्ति प्राप्त थी मध्यकाल में भारत में, और राजा के द्वारा इन सारे विवादों के निस्तारण के लिए, विधियों के कार्यान्वयन के लिए, विधियों के अर्थान्वयन के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया जाता था। अब इसके पश्चात जब हम आधुनिक भारत की ओर बढ़ते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि आधुनिक भारत में जो न्याय व्यवस्था है वह कैसे विकसित हुई और किस प्रारूप में आज कार्य कर रही है, उसके लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि न्याय की शक्ति और प्रशासन राज्य का विशेषाधिकार है, क्योंकि यह राज्य का ही एक उत्तरदायित्व है कि वह न्याय को प्रभावित करे या फिर न्याय को सुगम बनाए। यह राज्य का विशेषाधिकार है कि वह प्रशासन के नाम पर न्याय की शक्ति का उपयोग करे और न्याय सुलभ बनाए। ऐसे में जब आधुनिक प्रणाली की शुरुआत होती है तो राज्य के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि राज्य को न्यायिक प्रणाली विकसित करनी होगी और उसके माध्यम से न्याय निर्णयन की जिम्मेदारी उस न्यायिक प्रणाली को देनी होगी। अर्थात राज्य का एक अंग होगा जिसे न्यायपालिका के नाम से जाना जाएगा और यह न्यायपालिका न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्याय को सुचारू रूप से प्रदान करने का कार्य करेगा। तो इस आधुनिक संदर्भ में राज्य का एक परम दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को न्याय सुलभ कराए, न्याय तक पहुंच सुनिश्चित कराए। इसके लिए जब हम भारत में आधुनिक न्यायिक प्रणाली की चर्चा करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासकों के आगमन के साथ शुरुआत में एंग्लो सैक्सन न्यायशास्त्र के आधार पर भारत में न्यायिक प्रणाली की शुरुआत हुई। कंपनी की अदालतों के बाद ब्रिटिश अदालतों की भारत में स्थापना, उनके द्वारा ब्रिटिश विधियों के आधार पर न्याय का निर्णयन भारत में एक आधुनिक प्रणाली विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन शुरुआत में जैसा कहा गया कि जो भारतीय न्यायिक प्रणाली थी वह प्रमुख रूप से एंग्लो सैक्सन न्यायिक प्रणाली पर आधारित थी, जिसे ब्रिटेन में अनुसरित किया जाता था। अगर हम क्रमवार रूप से आधुनिक भारत में न्यायिक व्यवस्था के विकास पर नज़र डालें तो हमें रेफरेंस मिलता है, हमें संदर्भ मिलता है सन 1661 का, जब 1661 के चार्टर द्वारा, रॉयल चार्टर के द्वारा गवर्नर और परिषदों को इंग्लैंड के विधियों के अनुसार भारत में दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों पर फैसला करने की शक्ति दी गई। तो एक महत्वपूर्ण जो विकास होता है वो 1661 में होता है, जब रॉयल चार्टर के द्वारा 1661 में गवर्नर और परिषदों को इंग्लैंड के विधियों के अनुसार भारत में दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में फैसला करने की शक्ति प्रदान की जाती है। इसके बाद उत्तरोत्तर न्यायिक प्रणाली का भारत में विकास होना प्रारंभ होता है और भारतवर्ष में पहला सर्वोच्च न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया जाता है। तो आप देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में एक आधुनिक न्याय प्रणाली, न्यायिक व्यवस्था का विकास शुरू होता है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के स्थापना के बाद मद्रास और बम्बई में भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और बाद में कलकत्ता के साथ साथ बाद में मद्रास और बम्बई में उसकी स्थापना के साथ। इसके बाद जब हम उस दौरान के सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और क्राउन द्वारा नियुक्त, राजा द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश शामिल थे और उसे राजा का न्यायालय बना दिया गया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट
था तो यह सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राजा के द्वारा किया जाता था और एक तरह से यह राजा के न्यायालय के रूप में कार्य करता था। मतलब यह राजा का एक अंग था जो न्याय निर्णयन की जिम्मेदारी से समाहित था, उसे न्याय निर्णयन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अगर हम देखें तो उस दौरान भारत में जो न्याय प्रणाली थी उसकी दो व्यवस्थाएं थी। एक व्यवस्था जिसे हम प्रेसिडेंसी शहरों में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था कहते हैं और दूसरी व्यवस्था जो प्रांतों में सदर न्यायालय के स्तर पर थी। तो प्रेसिडेंसी टाउन्स के लिए, प्रेसिडेंसी शहरों के लिए एक अलग व्यवस्था थी और सदर प्रांतों के लिए सदर न्यायालय के रूप में एक अलग व्यवस्था थी। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बाद आधुनिक भारत में भी दो समानांतर व्यवस्थाएं रही हुई हैं, प्रेसिडेंसी टाउन के लिए और प्रांतों के लिए। प्रेसिडेंसी शहरों में जो सर्वोच्च न्यायालय बना उसमें पहले अंग्रेजी विधियों और प्रक्रिया का पालन किया गया और जो प्रांतों में सदर न्यायालय बनाया गया उसमें विनियमित विधियों और व्यक्तिगत विधियों का पालन किया गया। अर्थात हम देखते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था उस सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी था कि वह जो अंग्रेजी विधि हैं और अंग्रेजी प्रक्रिया है उसका पालन करेगा और उसके अनुसार न्याय निर्णय का कार्य करेगा। दूसरी तरफ प्रांतों में जो सदर न्यायालय की स्थापना की गई थी, इन सदर न्यायालय में जो विनियमन विधियां और व्यक्तिगत विधियां थी उनका पालन किया जाता था। अर्थात सदर न्यायालयों में पंचायत प्रांतों के स्तर पर अंग्रेजी विधि और प्रक्रिया का पालन किया जाना बाध्यकारी नहीं था। इसके पश्चात इन दो प्रणालियों को समाप्त किया जाता है सन 1861 में, जब उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत प्रेसिडेंसी शहरों में जो सर्वोच्च न्यायालय और अन्य देशी न्यायालयों हैं उनको उच्च न्यायालय में बदल दिया जाता है। अर्थात 1861 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है जब प्रेसिडेंसी टाउन्स के सर्वोच्च न्यायालय और प्रांतों के सदर न्यायालय का आपस में विलय किया जाता है और विभिन्न उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाती है। तो उच्च न्यायालयों की स्थापना के साथ भारत में एक विधिक व्यवस्था, एक न्यायिक व्यवस्था का संचालन शुरू होता है जो प्रांतों में और प्रेसिडेंसी टाउन्स में एक ही व्यवस्था का पालन करता है। इसके पश्चात अगर हम उस समय की अपीली व्यवस्था को देखें तो उच्च न्यायालय से अपील में जो व्यवस्था थी वह व्यवस्था प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के पास थी। जो सर्वोच्च न्यायालय था उससे अपील में और बाद में जो सर्वोच्च न्यायालय का सदर न्यायालय के साथ विलय करके जो उच्च न्यायालय बना, उस उच्च न्यायालय के ऊपर जो अपीली प्राधिकार था वह प्राधिकार प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति को मिला हुआ था। और यह व्यवस्था जो 1861 की उच्च न्यायालय की व्यवस्था थी वह व्यवस्था भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक लागू रहती है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारत का संविधान निर्मित होता है, लागू किया जाता है, तो एक नई विधिक व्यवस्था का वहाँ पर प्रारंभ होता है और उस व्यवस्था में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था की जाती है। लेकिन इससे पूर्व अगर हम देखें तो भारत में 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा दिल्ली में सर्वप्रथम एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। यहाँ पर संघीय न्यायालय की स्थापना, जैसा कि हम जानते हैं, संघीय न्यायालय एक ऐसा न्यायालय होता है जो केंद्र और राज्यों के बीच में होने वाले विवादों को निपटारा करने के लिए बनाया जाता है। तो ऐसी एक संघीय व्यवस्था भारत में भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की जाती है और ऐसा एक संघीय न्यायालय, एक फेडरल कोर्ट दिल्ली में स्थापित किया जाता है। यह उच्च न्यायालय और प्रिवी काउंसिल के बीच एक मध्यवर्ती अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अर्थात ये जो संघीय न्यायालय है यह उच्च न्यायालय से ऊपर होता है और यह प्रिवी काउंसिल से
नीचे होता है। इन दोनों के बीच में यह अपीली न्यायालय के रूप में काम करता है और यही संघीय न्यायालय बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक उच्चतम न्यायालय के रूप में भारत में प्रतिस्थापित किया जाता है। संघीय न्यायालय के पास सलाह के साथ साथ मूल क्षेत्राधिकार भी था और अगर हम मूल क्षेत्राधिकार की बात करें तो संघीय न्यायालय को जो मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जो अनन्य मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है, वह है दो राज्यों के बीच के विवाद या राज्यों और संघ के बीच के विवाद का निपटारा करना। ऐसा कोई भी विवाद प्राथमिक रूप से मूल क्षेत्राधिकार के अधीन जो सर्वोच्च न्यायालय था, जो संघीय न्यायालय था, उसको संदर्भित किया जाएगा। और ये जो संघीय व्यवस्था थी भारत में, संघीय न्याय प्रणाली की जो व्यवस्था थी, उच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय और प्रिवी काउंसिल की व्यवस्था, यह न्यायालय की प्रणाली भारत में स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान के लागू होने के समय तक प्रवर्तन में रहती है और कार्य करती है। लेकिन भारतीय संविधान के लागू होने के पश्चात, भारतीय संविधान के बनने के पश्चात भारत में एक नई विधिक व्यवस्था का आगमन होता है, एक नई विधिक व्यवस्था प्रारंभ होती है और आज हम उसी विधिक व्यवस्था के अधीन न्यायिक प्रणाली को जानने का प्रयास करेंगे। जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि भारत में एक निष्पक्ष और एक समान प्रणाली वाली न्यायपालिका को संरचनात्मक रूप से पदानुक्रमित रूप से व्यवस्थित किया जाए। अर्थात आवश्यकता यह है, तीन बातें यहाँ पर हैं। एक कि एक हमारे पास एक निष्पक्ष न्यायालय हो, दूसरा जो हमारी न्यायिक व्यवस्था हो एक समान हो, एक स्वरूप से हो, इसमें दो अलग अलग व्यवस्थाएं ना हो, और तीसरी कि ऐसी कोई भी जो न्यायिक व्यवस्था है उसका एक पदानुक्रम रूप से संरचना बनाई जाए। इन तीनों बातों को ध्यान में रख करके भारत के संविधान में एक न्यायिक संरचना बनाई गई है और उस संरचना के माध्यम से हम भारत में न्यायिक व्यवस्था को जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम भारतीय संविधान के तहत न्यायिक प्रणाली को समझने का प्रयास करें तो भारतीय संविधान के तहत जो न्यायिक प्रणाली है, इन न्यायिक प्रणाली को हम तीन स्तरों पर विभाजित कर सकते हैं। इसमें सबसे उच्च स्तर पर, शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। उसके नीचे राज्यों में उच्च न्यायालय है और सबसे नीचे इसमें अधीनस्थ न्यायालय आते हैं जो जिला स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। तो इस तरह से संविधान के बनने के बाद स्वतंत्रता के पश्चात एक निष्पक्ष न्यायपालिका बनाने के संदर्भ में भारत में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की जाती है और ये न्यायालय एक प्रारूप को फॉलो करते हैं, एक प्रारूप के अधीन काम करते हैं और इस तरह से भारत में एक समान विधिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब सरकार की शक्तियों की बात आती है तो संकल्पना यह है कि जो सरकार की शक्ति है वो सीमित है। सरकार को असीमित शक्ति प्राप्त नहीं है। सरकार की शक्तियां सीमित हैं और सरकार की शक्तियों की सीमा को समझने के लिए शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत में राज्य के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है और एक अंग के द्वारा दूसरे अंग के कार्यों पर एक चेक एंड बैलेंस का प्रावधान किया जाता है। सीमित सरकार की संकल्पना पर आधारित संघीय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या हेतु सर्वोच्च प्राधिकारी बनाया गया है। तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है, इस संघीय व्यवस्था में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है और यह सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च प्राधिकारी है यह निर्णित करने के लिए कि संविधान की उचित व्याख्या क्या है। अगर संघीय व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है और वह विवाद संविधान के किसी प्रावधान से संबंधित होता है और प्रश्न यह उठता है कि संविधान के किसी प्रावधान का वास्तविक अर्थ क्या है, तो ऐसे में संविधान
के अर्थान्वयन, उसके निर्वचन या उसके व्याख्या की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। न्यायिक प्रावधानों को तैयार करते समय संविधान सभा ने सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, इसकी शक्ति और न्यायिक समीक्षा के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है। संविधान सभा इस बात के लिए बहुत ही जागरूक और सजग थी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखा जाए। इसमें किसी भी तरह से कार्यपालिका और विधायिका का हस्तक्षेप ना हो। और हम देखते हैं कि आधुनिक समय में भी, वर्तमान समय में भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का प्रयास कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा होता रहा है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायपालिका के इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए आवश्यक है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएगा, तो संघीय व्यवस्था में संविधान के प्रावधानों का उचित अर्थान्वयन या निर्वचन करने के लिए वह सक्षम नहीं हो पाएगा। इसलिए जो संघीय न्यायालय है, इसका स्वतंत्र होना भी आवश्यक है। अब हम भारतीय संविधान के तहत जो वर्तमान न्यायिक प्रणाली है, उस वर्तमान न्यायिक प्रणाली को जानने का प्रयास करते हैं। और जैसा हमने बताया कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में जो आधुनिक न्यायिक प्रणाली है, जिसको भारत के संविधान के तहत प्रतिस्थापित किया गया है, उसमें सबसे उच्च पद पर है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और इसके गठन की बात करें, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें भारत के एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे। जब भारत का संविधान लागू किया गया था, तो वहाँ पर उपबंध किया गया था भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, साथ ही साथ भारत के 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन वर्तमान में भारत का एक मुख्य न्यायाधीश और इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में 33 न्यायाधीश हो सकते हैं। इस तरह से वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, अधिकतम संख्या 34 हो सकती है। इसके साथ ही साथ जब हम सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को न्यायाधीशों के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए उपबंध यह किया गया है कि भले ही न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, मुहर और वारंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति हमेशा और हमेशा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों की एक समिति की अनुशंसा पर करता है। अर्थात यहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका के वरिष्ठतम सदस्यों के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि यह अनुशंसा राष्ट्रपति को संदर्भित करे कि किसे इस न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जाए। अर्थात कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा या नहीं होगा, इस विषय का निर्धारण, इस विषय पर जो चर्चा की जाएगी वह विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। भले ही राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख माना गया है, लेकिन राष्ट्रपति को इस संदर्भ में मनमाना शक्तियां प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति हमेशा और हमेशा जो समिति होगी, जो सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श समिति होगी, उस समिति के आधार पर, जिसे आज कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है, उस कॉलेजियम सिस्टम के अनुशंसा के आधार पर ही नियुक्त करना है। वर्तमान में जो कॉलेजियम सिस्टम है, इस कॉलेजियम सिस्टम में भारत का मुख्य न्यायाधीश और इसके साथ साथ भारत के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश अर्थात 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश
होते हैं और इनकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसके साथ ही साथ जब हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं तो आवश्यक यह हो जाता है कि उनकी योग्यता को हम जानें। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए क्या योग्यता है, उस योग्यता का वर्णन किया गया है। तो सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की, नियुक्त होने की योग्यता रखता है यदि वह किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। अगर 5 वर्ष से कम अवधि के लिए वो न्यायाधीश रहा हुआ है तो ऐसे में वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की योग्यता नहीं रखता है। इसके पश्चात जो अन्य आवश्यकताएं हैं वह यह कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो भारत के किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक विधिक पेशे में सम्मिलित रहा हुआ है, वकील के रूप में कार्य किया हुआ है, वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए योग्य माना जाएगा, उसके लिए वह योग्य माना जाएगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो तीसरे एक उपबंध है वह कहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को भी संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है जो एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो। यह उपबंध भारत के संविधान में मूल रूप से था, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के भाग 3 में दिया गया है, लेकिन आज तक इस प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया है। आज तक किसी भी व्यक्ति को भारत में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश इस आधार पर नियुक्त नहीं किया गया है कि वह भारत के राष्ट्रपति के राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद है। तो सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या फिर जो उच्च न्यायालय में अपनी वकालत का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो उच्च न्यायालय में वकील के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष दलील नहीं दे सकता या कार्य नहीं कर सकता। अब जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है उस पर एक सीमा अधिरोपित की गई है कि वह अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात 65 वर्ष की आयु पूरा करने के पश्चात फिर किसी भी न्यायालय में विधिक सेवा का अभ्यास नहीं कर पाएगा, वह वहाँ पर दलील नहीं दे पाएगा, भले ही वह सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, भले ही वह सर्वोच्च न्यायालय ही क्यों ना हो। इसके साथ ही साथ भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, यह सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और अभिलेख न्यायालय होने से ऐसे न्यायालय को एक विशेष शक्ति प्राप्त हो जाती है जिसमें वह न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित कर सकता है। तो अभिलेखी न्यायालय से तात्पर्य एक ऐसे न्यायालय से है जो न्यायालय की अवमानना के लिए व्यक्तियों को दंड देने की शक्ति रखता है। ऐसा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 पे किया गया है। और जहाँ तक अभिलेखी न्यायालय की बात है, भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भारत में अभिलेखी न्यायालय हैं। जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेखी न्यायालय नहीं माना गया है। अर्थात अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय को ऐसे व्यक्तियों को दंड देने की शक्ति नहीं है। ऐसे में मामला जो संबंधित उच्च न्यायालय है उनको संदर्भित किया जाएगा और अंततः जो दंड देने का प्रावधान होगा, जो दंड देने की शक्ति होगी, वह उच्च न्यायालय के समक्ष होगी। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है वो दिल्ली में हुई है, लेकिन प्रावधान यह है कि दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय
अपनी कार्यवाही चला सकता है, बैठ सकता है, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की मंजूरी से समय समय पर नियुक्त कर सकते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 में यह प्रावधान है कि भारत का उच्च न्यायालय दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी अपनी कार्यवाही चला सकता है। और भारत में एक लंबे समय से एक मांग चल रही है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी 4 अलग अलग पीठों की स्थापना देश के 4 भागों में किया जाना चाहिए, क्योंकि एक भाग में इसकी स्थापना अन्य भागों से आने वाले जो पक्षकार हैं उनके लिए कभी कभी ये असुविधा का कारण बनता है। अब हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की चर्चा करेंगे। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, सर्वप्रथम जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय भारत के अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अर्थात अगर कोई निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है तो ऐसा निर्णय भारत के अन्य उच्च न्यायालयों और साथ ही साथ अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। तो आप इस तरह से यह देखते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा दिया गया निर्णय एक विधि की जो बल है उसे प्रदान किया गया है, वो विधि का बल रखता है और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को माने, उसका पालन करें। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला आता है मूल क्षेत्राधिकार। इसके अतिरिक्त अपीली क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार और समीक्षा का क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। जहां तक मूल क्षेत्राधिकार की बात है, एक संघीय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से तात्पर्य यह है कि संघ और राज्यों के बीच किसी विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में ऐसे विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार होगा। अर्थात ऐसे विवाद डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को संदर्भित किए जा सकते हैं और ऐसा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 में किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संघ और एक राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या राज्यों के समूह और अन्य राज्यों के बीच विवाद में विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। अगर एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ या फिर एक राज्य का केंद्र के साथ कोई विवाद है तो ऐसे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को एक मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अगर हम उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार की बात करें तो जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 में अनन्य मूल क्षेत्राधिकार की बात की गई है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में गैर अनन्य क्षेत्राधिकार की बात की गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में यह प्रावधान किया गया है कि जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति डायरेक्ट रूप से उच्चतम न्यायालय को अप्रोच कर सकता है, उच्चतम न्यायालय में रिट पिटीशन अपना प्रस्तुत कर सकता है और उसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को एक मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख बात है वह यह है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में अनुच्छेद 32 के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है वह अनन्य क्षेत्राधिकार नहीं है, बल्कि वह गैर अनन्य क्षेत्राधिकार है, क्योंकि ऐसे विवादों के संदर्भ में या फिर ऐसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में उच्च न्यायालय को भी मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 32 की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्यो वारंटो, निषेध, सर्सियोरारी और मैंडेमस जैसे रीट जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं।
अर्थात मौलिक क्षेत्राधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार के रेटों को जारी करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है और उसको उसका प्राधिकार प्राप्त है। दूसरी तरफ जब हम अपीली क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो अपीली क्षेत्राधिकार है वह अपीली क्षेत्राधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 और 133 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 और 133 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या के संबंध में विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपीली क्षेत्राधिकार है, या यदि उच्च न्यायालय की राय में उक्त प्रश्न का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना है तो ऐसे मामलों में भी उच्चतम न्यायालय को एक अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा। अब जब अपीली क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपीली क्षेत्राधिकार केवल और केवल विधि के प्रश्न पर दिया गया है, तथ्य के प्रश्न पर नहीं दिया गया है। अगर विधि के किसी बिंदु पर कोई विवाद है और उच्चतम न्यायालय के पूर्व उच्च न्यायालय का निर्णय आता है और उसके विरुद्ध अपील में अगर कोई पक्षकार जाना चाहता है तो ऐसा अपील वह उच्चतम न्यायालय में कर सकता है। या फिर अगर किसी उच्च न्यायालय के समक्ष कोई विवाद लंबित है और उच्च न्यायालय का मामला मानना है कि ऐसे विवाद में विधि का ऐसा कोई प्रश्न सम्मिलित है जिसके लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसका निर्वचन आवश्यक है, तो ऐसा मामला उच्च न्यायालय के द्वारा उच्चतम न्यायालय को संदर्भित किया जाता है और इस तरह से उच्चतम न्यायालय ऐसे मामलों पर अपीली क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 पर नज़र डालें तो अनुच्छेद 134 उच्चतम न्यायालय को आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय, अंतिम आदेश या सजा से अपीली क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। अगर आपराधिक मामलों में कोई भी निर्णय उच्चतम न्यायालय के पूर्व उच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाता है और उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है और उसमें किसी व्यक्ति को सजा दी गई है, तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति से ऐसा कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल कर सकता है और ऐसा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 134 में किया गया है। इसके साथ ही साथ भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। भारत के संविधान के 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित विधि या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर सलाहकारी राय देने की शक्ति प्राप्त है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुच्छेद 143 के तहत जो उच्चतम न्यायालय को सलाहकारी क्षेत्राधिकार प्राप्त है, यह सलाहकारी क्षेत्राधिकार केवल ऐसे मामलों से के संबंध में प्राप्त है जो मामला राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय को संदर्भित किया जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति विधि के अतिरिक्त तथ्य के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का सलाह लेने के लिए मामला उसे संदर्भित कर सकता है। तो इस तरह से जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार है उसका उपयोग राष्ट्रपति के द्वारा संदर्भित किया जाएगा और सलाहकारी क्षेत्राधिकार विधि और तथ्य दोनों के प्रश्न पर उपयोग में लाया जा सकता है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी किसी भी सलाह पर मुकदमा नहीं चलता है या फिर वह सलाह बाध्यकारी नहीं होता है या फिर वह सलाह निष्पादन योग्य नहीं होता है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार का जब उपयोग किया जाता है तो हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि यह सलाह जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दिया जाता है वह निष्पादन योग्य नहीं होता है और वह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी भी नहीं होता है। और अगर सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी विधि या तथ्य के प्रश्न पर कोई सलाह दिया जाता है तो ऐसे सलाह के आधार पर किसी भी न्यायाधीश को न्यायालय के मुकदमे में उसको पक्षकार नहीं बनाया जाएगा, अर्थात उसके विरुद्ध कोई मुकदमा शुरू नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा जब हम एक अन्य क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो इसे हम समीक्षा का क्षेत्राधिकार कहते हैं, जहां उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत समीक्षा का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए किसी भी आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक निर्णय दिया गया है और उस निर्णय से कोई पक्षकार संतुष्ट नहीं है तो उसके पास एक विकल्प होता है कि वह जो समीक्षा का क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को मिला हुआ है उसके उपयोग के लिए एक आवेदन करे। और अगर यह प्रतीत होता है सर्वोच्च न्यायालय को कि समीक्षा की जा सकती है या समीक्षा करने की आवश्यकता है, तो इस संदर्भ में ऐसे किसी पूर्व निर्णय की समीक्षा भी की जा सकती है। समीक्षा का यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को पूर्व में हुई गलतियों को सुधारने का एक अवसर प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ जब हम उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों की विशेष अनुमति से भी याचिका दायर की जा सकती है, जिसके संदर्भ में बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 में किया गया है। यह किसी भी पक्ष को अपील का अधिकार नहीं देता है, बल्कि यह सर्वोच्च न्यायालय को उपयुक्त मामलों में हस्तक्षेप करने के विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। अगर उच्चतम न्यायालय को लगता है कि किसी मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है तो वह मामले में हस्तक्षेप करेगा और इस तरह से अपनी एक विशेष अनुमति का उपयोग करके मामले पर क्षेत्राधिकार का अभ्यास करेगा। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की अनुमति नहीं है। अब इसके पश्चात हम जो राज्यों में उच्च न्यायालय हैं उसके संदर्भ में जो न्यायिक व्यवस्था है उसकी चर्चा करेंगे। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 के अनुसार प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा और इन उच्च न्यायालयों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अर्थात भारत के संविधान के प्रावधानों के अधीन जो उच्च न्यायालय है वो एक राज्य का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी माना जाता है। वह सर्वोच्च न्याय निर्णय की एक संस्था है और उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। और संसद प्रावधान ये किया गया है कि संसद विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की व्यवस्था कर सकता है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो नॉर्थ ईस्ट के जो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनके लिए एक गुवाहाटी उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है और इस माध्यम से 1 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ संसद विधि द्वारा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ा सकती है। अगर हम इसकी चर्चा करें, उदाहरण के रूप में देखें तो जो पंजाब राज्य के लिए उच्च न्यायालय है उसको चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश पर भी क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को संसद विधि बना करके विनियमित कर सकती है। अगर हम उच्च न्यायालय की संरचना को देखें तो उच्च न्यायालय की संरचना से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में दिया गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। जो राज्यपाल जो राज्य का उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति उससे पूर्व उस भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी और साथ ही साथ उस राज्य के जो राज्यपाल होंगे उनकी पूर्व अनुमति से ही ऐसा नियुक्ति कर सकता है। साथ ही साथ जब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आती है तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। अर्थात एक उच्च न्यायालय में
न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति अपने उस शक्ति का प्रयोग करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उससे परामर्श करने के उपरांत ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। जहाँ तक राज्यों में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की बात है तो इससे संबंधित कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। एक मुख्य न्यायाधीश होगा, उसके बाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होंगे और उनके कार्य के आधार पर जितनी कार्य का भार होगा उसके आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, अगर हम उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करें तो संविधान कार्य को निपटाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है। अब उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की जिसको एडहॉक जस्टिस कहते हैं उनकी भी नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश सामान्यतः 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है, अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की जब आप बात करते हैं तो उच्च न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, संघ और राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटान और राजस्व मामलों पर क्षेत्राधिकार शामिल है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को यह मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार, जिसकी व्याख्या भारत के संविधान के भाग 3 में की गई है, उन मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो ऐसे में वह व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से उच्च न्यायालय को अप्रोच कर सकता है और उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों पर एक मौलिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। हमें ये याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जो मौलिक क्षेत्राधिकार है वह उच्चतम न्यायालय को भी प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को ऐसा क्षेत्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है और उच्च न्यायालयों को ऐसा क्षेत्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। और कहा यह जाता है कि अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 32 की तुलना में व्यापक है, क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत जो उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है वह केवल और केवल मौलिक अधिकारों के लिए नहीं बल्कि अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर हम अपीली क्षेत्राधिकार की बात करें तो अपीली क्षेत्राधिकार दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों पर उच्च न्यायालय के पास होता है। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय या तो प्रथम अपील या द्वितीय अपीलीय अदालत है। आपराधिक मामलों में सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसलों के खिलाफ अपील, जहां कारावास की सज़ा 7 वर्ष से अधिक है, अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो इस तरह से उच्च न्यायालय को अपीली क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। उच्च न्यायालय की अगर अतिरिक्त शक्तियों की हम बात करें तो प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, अर्थात उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। उसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। तो भारत में जो न्यायिक प्रणाली है, इस न्यायिक प्रणाली में उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त उच्च न्यायालयों को अभिलेखी न्यायालय माना गया है और ऐसा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 में किया गया है। अगर हम उच्च न्यायालय की अतिरिक्त शक्तियों की बात करें तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट या आदेश जारी करने की अतिरिक्त शक्ति उच्चतम न्यायालय के अलावा उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से बड़ा माना जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रिट इशू कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें
तो सशस्त्र बलों से संबंधित न्यायालयों को छोड़कर इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले अन्य सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर इसकी अधीक्षण की, सुपरविजन की शक्ति होती है। तो किसी राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना के पश्चात उस राज्य में जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, उन अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय को दिया गया है। लेकिन ऐसी अधीक्षण की शक्ति सशस्त्र बलों से संबंधित जो न्यायालय स्थापित किए हैं उस पर लागू नहीं होती है। साथ ही साथ संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों को अधीनस्थ न्यायालयों से अपने पास स्थानांतरित करने की शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगर किसी मामले में विधि का कोई प्रश्न सम्मिलित है और ऐसे में उस प्रश्न का निपटारा किया जाना बहुत आवश्यक है, तो ऐसा मामला उच्च न्यायालय अपने शक्ति का प्रयोग करके अधीनस्थ न्यायालय से अपने यहाँ मंगा सकता है। इसके पश्चात अंत में हम भारत के संविधान के तहत जो अधीनस्थ न्यायालयों की संकल्पना है उसको जानने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक उच्च न्यायालय के अंतर्गत न्यायालयों का एक पदानुक्रम होता है, जिन्हें भारतीय संविधान में अधीनस्थ न्यायालयों के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 में की गई है। राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होता है, जिसका अपीलकर्ता क्षेत्राधिकार जिले में होता है। तो अधीनस्थ न्यायालयों में जिला स्तर पर जिला न्यायालय की स्थापना की जाती है। किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। एक व्यक्ति जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, वह जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा यदि वह कम से कम 7 वर्ष तक वकील के रूप में विधि का अभ्यास किया हो। और इसके साथ ही साथ जब हम अधीनस्थ न्यायालयों की बात करते हैं तो अधीनस्थ न्यायालयों में अतिरिक्त जिला न्यायालय, मजिस्ट्रेट के न्यायालय, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय या फिर अन्य न्यायालय इसमें आते हैं। और इसके अतिरिक्त जब हम देखते हैं भारत में न्यायिक प्रणाली को बात करते हैं तो एक वैकल्पिक या स्वदेशी न्यायिक प्रणाली के रूप में लोक अदालत या फिर ग्राम न्यायालयों की भी स्थापना की गई है। अंत में हम देखते हैं कि इस व्याख्यान में हमने प्राचीन काल में न्याय प्रशासन की अवधारणा को हमने समझने का प्रयास किया। कैसे प्राचीन काल में जो न्याय प्रशासन की अवधारणा थी वह आधुनिक न्याय प्रशासन की अवधारणा से भिन्न था और कैसे वह धर्म पर आधारित प्रशासन हुआ करता था। बाद में भारत में आधुनिक न्याय प्रणाली की शुरुआत या उसका विकास कहाँ से होता है उसको समझने का हमने प्रयास किया। इस व्याख्यान में हमने भारत में संघीय जो न्यायालय की प्रणाली है उसकी स्थापना और उसके कार्य पद्धति को जानने का प्रयास किया। इस व्याख्यान में हमने संविधान के अंतर्गत वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है उसकी संरचना, उसके गठन, उसके क्षेत्राधिकार और उसकी शक्तियों पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही साथ हमने इस व्याख्यान में राज्यों में उच्च न्यायालयों की स्थापना, उसके गठन, उसकी संरचना, उसके क्षेत्राधिकार और उसकी अतिरिक्त शक्तियों पर हमने चर्चा की। और इसके पश्चात हमने इस व्याख्यान में यह भी देखा कि कैसे संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त भारत में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में लोक अदालतों की स्थापना की जाती है या फिर स्वदेशी अदालतों के नाम पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाती है। और साथ ही साथ संविधान के तहत जो अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना की जाती है, हमने उस अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना और उसके गठन से संबंधित प्रावधानों का यहाँ पर विस्तृत अध्ययन किया। और इस तरह से हम भारत में जो आधुनिक न्यायिक प्रणाली है उस प्रणाली पर जो संवैधानिक प्रावधान है, संविधान के तहत जो प्रावधान है उस प्रावधानों की हम विस्तृत चर्चा करते हैं। धन्यवाद।